आज हम पढ़ रहे हैं अपनी जो अकणिकीय एग्रेनुलोसाइट है डब्ल्यूबीसी, अकणिकीय डब्ल्यूबीसी, उसका दूसरा प्रकार लसीकाणु, जिसको हम लिम्फोसाइट भी कहते हैं। देखो, लिम्फोसाइट ये या हिंदी में कहें लसिका के अणु, तो ये लसिका के अंदर पाई जाती है, या लिम्फोसाइट अर्थात लिम्फ की कोशिकाएं। तो होता क्या है कि ये हमारी बोन मेरो में तो बनती है, लेकिन इनका जो परिपक्वन है वो फाइनली किसी लिम्फ नोड के अंदर या लिम्फ लसिका अंग में होता है, और ये सबसे पहले लसिका में जाती है और लसिका से फिर ब्लड में प्रवेश करती है। तो ये लसिका से संबंधित होने के कारण इसका नाम है लसिकाणु या लिम्फोसाइट। देखो, ये आकार में सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होती है, याद रखना आपको। आकार में सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी, जिसको हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी, ये सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी है सभी पांचों में से। हालांकि जो ग्रेनुलोसाइट, सब हमने एक बार कहा था कि सबसे छोटी ग्रेनुलोसाइट कणिकीय तो है बेसोफिल, लेकिन पांचों में सबसे छोटी कौन सी है? स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी वो लसिकाणु है, और सबसे बड़ी है वो मोनोसाइट, ये हमने पढ़ लिया था। देखो, इसका जो केंद्रक होता है, इसका जो केंद्रक है वो बड़ा होता है, वह गोल होता है। देखो, अगर हम इसको बनाए, अगर इसको हम देखें तो इस तरह से इसका केंद्रक है वो बड़ा और गोल दिखाई देता है। इस कारण से देखो, ये फेगोसाइटोसिस या कोशिका पारण नहीं कर पाती है। तो इसका केंद्रक बड़ा व गोल होता है, तथा इसमें जो कोशिका द्रव्य होता है वो भी काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य अल्प मात्रा में केंद्रक के चारों ओर, तथा इसमें कोशिका द्रव्य अल्प मात्रा में केंद्र के चारों ओर एक छल्ले के रूप में होता है, छल्ले के रूप में पाया जाता है। इस कारण ये है, मतलब जिसको हम कहेंगे नॉन फेगोटिक, नॉन फेगोसाइटिक, मतलब ये फेगोसाइटोसिस नहीं कर पाती है। तो ये नॉन फेगोसाइटिक होती है। मतलब इसमें देखो, बड़ा केंद्रक है, खूब बड़ा सारा केंद्रक, इसलिए जो कोशिका द्रव्य होता है वो इसके चारों ओर एक छल्ले के रूप में इकट्ठा रहेगा। तो इस कारण से ये देखो, न तो कोशिका पारण करेगी, न ये फेगोसाइटोसिस कर पाती है। देखो, इसका जो निर्माण है वो इसका निर्माण हमारे जो अस्थि मज्जा है, जो बोन मेरो है हमारा, जिसको हम कह रहे हैं बोन मेरो, जो लाल अस्थि मज्जा होता है उसके अंदर, उस बोन मेरो की एक स्पेशल प्रकार की कोशिकाएं होती है, जिनको हम कहते हैं लिम्फोइड स्टेम सेल। देखो, इनमें बहुत ज़्यादा विभाजन की क्षमता होती है। एक तो माइलोइड सेल होती है कि लिम्फोइड स्टेम सेल होती है। तो इनका निर्माण बोन मेरो की जो लिम्फोइड स्टेम सेल है से होता है। देखो, इनमें लगातार विभाजन होता रहता है, और इनसे है वो डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता रहता है। प्रारंभ में जो लिम्फोसाइट होती है, लिम्फोसाइट वो अपरिपक्व होती है, अपरिपक्व होती है, ठीक है। अतः इनका परिपक्वन या तो हो जाता है कि उसी जगह जहाँ पर ये बनती है, इनका परिपक्वन या तो बोन मेरो में हो जाता है। बोन मेरो को हिंदी में क्या कहते हैं हम? अस्थि मज्जा। या जो थाइमस ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि, जो थाइमस ग्रंथि है उसमें होता है। तो देखो, इनका जो परिपक्वन है वो बोन मेरो या थाइमस ग्रंथि में होता है, इनका ये काम है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर जो इनका परिपक्वन हो रहा है, ये क्या होता है कि उस जगह पर होता है जहाँ पर लिम्फ नोड पाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं या कह सकते हैं कि फिर जो फाइनल अंतिम परिपक्वन है, अंतिम परिपक्वन हेतु
ये किसी लिम्फ नोड में, ये लसिका पर्व होते हैं, उसमें जाएगी लिम्फ नोड, जैसे एक प्लीहा है, किसी प्लीहा में, या अन्य जो लिम्फ लसिका अंग होते हैं उन लसिका अंगों में जाकर फिर अंतिम परिपक्वन हेतु ये लिम्फ नोड प्लीहा या अन्य लसिका अंगों में जाकर परिपक्वन करती है, मतलब इनका परिपक्वन हो जाता है। फिर ये लसिका में प्रवेश कर जाती है, प्रवेश करती है, अतः इन्हें लिम्फोसाइट कहते हैं। देखो लिम्फोसाइट कहते हैं। सबसे पहले ये देखो बोन मेरो में बनी, या तो बोन मेरो के जो लसिका अंग होते हैं वहाँ पर इनका परिपक्वन हो जाता है, या थाइमस ग्रंथि में पहुँच जाती है, या वहाँ से प्लीहा में चली जाती है, या अन्य किसी अंग में चली जाएगी और वहाँ पर इनका परिपक्वन हो जाता है, और फिर ये लसिका में प्रवेश कर जाती है। इस कारण इनको क्या कह रहे हैं, लिम्फोसाइट कह रहे हैं। तो फिर ये लसिका से ये ब्लड में पहुँचती रहती है, और समय समय पर ये लसिका से ब्लड में भी पहुँचती रहती है। तो चूँकि इसका जो निर्माण है वो लिम्फोइड अंगों में हो रहा है और लिम्फ में रह रही है, इस कारण इसका नाम है लिम्फोसाइट। देखो अब ये जो लिम्फोसाइट है, एक चीज़ और है, लिम्फोसाइट जो है उसका निर्माण देखो, अगर बोन मेरो नहीं करे तो इसका निर्माण थाइमस ग्रंथि भी कर सकती है। ये जो हमें थाइमस ग्लैंड पढ़ा भी, ये थाइमस ग्रंथि है। प्लीहा जो स्प्लीन पढ़ा हमने, स्प्लीन, ये वह जो अन्य लसिका अंग है, अन्य लसिका अंग, लिम्फोसाइट का निर्माण थाइमस ग्रंथि, प्लीहा व अन्य लसिका अंग भी कर सकते हैं, क्योंकि इन अंगों में भी लिम्फोसाइट उत्पन्न करने वाले विशेष सेल समूह पाए जाते हैं, बोन मेरो की तरह। किसकी तरह, बोन मेरो की तरह। तो जिस तरह से बोन मेरो में वो विशेष प्रकार के कोशिका समूह पाए जाते हैं जो लिम्फोसाइट का निर्माण करते हैं, तो थाइमस ग्रंथि में भी वो सेल के समूह पाए जाते हैं। थाइमस ग्रंथि, प्लीहा या अन्य जो लसिका अंग होते हैं वहाँ पर भी ये ऐसे कोशिकाओं के समूह मिलते हैं जो कि जो लिम्फोसाइट है उसका निर्माण करते रहते हैं। तो देखो इसका निर्माण बोन मेरो में भी हो रहा है, और जो लसिका अंग है उसमें भी इसका निर्माण हो रहा है, और ये लसिका में पहुंच रही है लगातार। देखो ये शरीर की जो उपार्जित प्रतिरक्षा है, उपार्जित प्रतिरक्षा का मतलब है जो हमें जन्म से नहीं मिली है, जन्मने के बाद में हम अर्जित करते हैं। तो ये जन्म के बाद हमें मिलती है, हमारा शरीर खुद इसको बनाता है, इस प्रतिरक्षा को। तो ये शरीर की उपार्जित प्रतिरक्षा प्रदान, शरीर को उपार्जित प्रतिरक्षा प्रदान करती है। ये इसकी इम्पोर्टेंट बात होगी। अब देखो पढ़ते हैं अब टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट। देखो हमारे जो लसिकाणु है उसके कितने प्रकार होते हैं। देखो तो अगर अपन आकार के आधार पर देखें कि कौन सी छोटी है या कौन सी बड़ी है, आकार के आधार पर लिम्फोसाइट के दो प्रकार हैं। देखो आकार के आधार पर, तो एक तो बड़ी होगी और एक छोटी होगी। तो हम पहला ले लेंगे जो हमारा जो स्मॉल लिम्फोसाइट है, स्मॉल का मतलब है जो छोटी है, लिम्फोसाइट्स जो छोटी है, छोटी आकार की। तो इसमें कौन कौन आएंगे, एक तो आएगी देखो बी लिम्फोसाइट, याद रखिएगा। वह दूसरी आएगी जो टी लिम्फोसाइट है,
ये दोनों ही आकार में छोटी होती है और ये जो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का निर्माण करेगी। देखो, हाँ, तो ये दो तरह की हो गई। इनमें क्या होता है कि ये छोटे आकार की होती है और इनमें कोशिका द्रव्य भी कम होता है। कारण क्या है, इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो कम होता है, वह इनका आकार क्या होता है, छोटा। तो ये दो तरह की हो गई, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। दूसरी होती है जो बहुत ही बड़े आकार की होती है, लार्ज लिम्फोसाइट भी होती है। लार्ज लिम्फोसाइट, यह आपने बी और टी का तो नाम बार बार सुना होगा, बल्कि ये क्या होता है, इसमें कोशिका द्रव्य कम होता है इसलिए इसका आकार भी छोटा होता है। कुछ लिम्फोसाइट है वो बहुत बड़े आकार की होती है। तो ये क्या होती है, ये बड़े आकार की होती है, बड़े आकार की होती है। अब कारण क्या है इसमें कि एक तो इसके अंदर है वो साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा होता है, साइटोप्लाज्म है वो ज़्यादा होता है। देखो, इसे एन के सेल भी कहते हैं। देखो, एन के सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं हम नेचुरल, कैसे हो गया, किलर सेल। इसको हम हिंदी में कह देंगे प्राकृतिक मारक कोशिका, प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिम्फोसाइट दो तरह की हो जाती है आकार के आधार पर, छोटी और बड़ी। तो जो छोटी होती है उसमें आते हैं बी और टी, और जो बड़े आकार की होती है, जो जिनमें कोशिका द्रव्य बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, उनको हम एन के सेल कहते हैं। देखो, नेचुरल किलर सेल, ये प्राकृतिक मारक कोशिकाएं हैं, तो ये भी लिम्फोसाइट होती है। तो अगर हमें ये कहें कि टोटली कितने प्रकार की हो गई है हमारी लिम्फोसाइट, बी, टी और एन के, अर्थात 3 हो गई। तो इसका मतलब है कुल मिलाकर हमारे पास 3 प्रकार की डब्ल्यूबीसी हो गई। एक तो बी हो गई, एक टी हो गई और तीसरी हो गई एन के। तो ये 3 तरह की हमारे पास लिम्फोसाइट होती है। देखो, ये एन के है ना, ये बहुत बड़ी होती है और ये बहुत ही फटाफट रिएक्शन देती है, एक सुपर हीरो की तरह काम करती है। जैसे ही वो रोगाणु प्रवेश करता है उसको बहुत ही जल्दी खत्म करने का प्रयास करती है, न्यूट्रोफिल की तरह। तो सबसे पहले अपन ले लेंगे, इसमें अपन पढ़ लेते हैं सबसे पहले बी लिम्फोसाइट को पढ़ लेते हैं। चलिए, बी जो लिम्फोसाइट है, देखो वो किस तरह से काम करती है। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं बी लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट्स, ये पढ़ लेते हैं पहले। देखो, ये भी लसीकाणु है, तो इसका जो निर्माण है, देखो वो कहाँ हुआ, इसका निर्माण है वो बोन मेरो में हुआ, बोन मेरो में, जिसको हम कह रहे हैं अस्थि मज्जा के अंदर हुआ। जो लाल अस्थि मज्जा होता है उसके अंदर इसका निर्माण हुआ। लेकिन इसका जो हमने कहा कि स्टार्टिंग में क्या होती है, अपरिपक्व होती है। लेकिन इसका जो परिपक्वन है, या हम कह सकते हैं इसका जो ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण है, परिपक्वन के लिए जो इसकी ट्रेनिंग है या इसका जो परिपक्वन है, वो देखो वर्षा ऑफ, इसको हम कह रहे हैं वर्षा ऑफ फेब्रीसियस, ये पाया जाता है बर्ड्स के अंदर। देखो, जो पक्षी होते हैं ना, उसके अंदर ये एक अंग पाया जाता है वर्षा ऑफ फेब्रीसियस, ये लसिकांग होता है, वह बोन मेरो में होती है, बोन मेरो में। तो इनका प्रशिक्षण या ट्रेनिंग है वर्षा ऑफ फेब्रीसियस बर्ड में, वह बोन मेरो में होता है। देखो, तो ये बात है कि इसका नाम बी क्यों दिया गया, तो यही बस यहीं से इसका देखो आंसर निकलता है कि सबसे पहले इसका जो परिपक्वन जो खोजा गया था कि ये कहाँ परिपक्वन होती है, तो ये अंग खोजा गया था वर्षा ऑफ फेब्रीसियस। तो देखो, वर्षा से इसको हम अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं वर्षा, BURS, वर्षा ऑफ फेब्रीसियस।
तो इस वर्षा से क्या ले लिया, बी ले लिया यहाँ से। हालांकि बोन मेरो में भी बी आ रहा है देखो, लेकिन ये बोन मेरो से वास्तव में नहीं लिए गए। ये सर्वप्रथम खोजा गया था वर्षा ऑफ फेब्रिसियस, जो कि पक्षियों में होता है, तो उनमें भी ब्लड पाया जाता है। तो वर्षा और फेब्रिसिस के कारण इसका नाम बी लिम्फोसाइट दिया गया। देखो ये क्या करती है, ध्यान रखिएगा, ये एंटीबॉडी का संश्लेषण करती है। बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसका। जब भी कोई रोगाणु प्रवेश करता है तो ये एंटीबॉडी का संश्लेषण करती है, वह उसका स्थानांतरण करती है, तो ये जो एंटीबॉडी बना देती है और उसको ब्लड में छोड़ देती है, और ब्लड के साथ वो एंटीबॉडी संबंधित रोगाणु के पास पहुंच जाती है और उसको नष्ट करने का काम करती है। तो इसको हम तरल माध्यित प्रतिरक्षा भी कहेंगे। इसके द्वारा जो हमारी प्रतिरक्षा होती है उसको तरल माध्यित प्रतिरक्षा या ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कहेंगे। देखो तो ये जो, हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ। देखो ये जो बी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट्स को सर्वप्रथम इस खोज के बारे में बता देता हूँ। सर्वप्रथम है बर्ड्स में वर्षा ऑफ फेब्रिसियस में दो वैज्ञानिक हुए थे। तो होता चांग व गिलिक द्वारा खोजा गया। देखो अतः इसे बी लिम्फोसाइट कहते हैं। मतलब बी लिम्फोसाइट को सर्वप्रथम बर्ड में, पक्षियों में वर्षा ऑफ फेब्रिसिस जो उनका लसिकांग होता है उसमें चांग व गिलिक द्वारा खोजा गया था। इस कारण इसको बी लिम्फोसाइट कहते हैं। मतलब B4 किससे हो गया, B4 हो गया वर्षा। B4 किससे लिया गया है, B4 वर्षा से लिए गए हैं यहाँ पर। देखो ये ध्यान रखना आपको। अब नेक्स्ट इसके बारे में और बात कर लेते हैं। देखो जो ये जो बी लिम्फोसाइट होती है, बी लिम्फोसाइट्स, ये देखो सक्रिय होकर एक्टिव हो जाती है और दो तरह की कोशिकाएं बनाती है। ये जो सक्रिय होकर एक तो बनाएगी ये प्लाज्मा सेल। देखो ये भी इम्पोर्टेंट बात है, प्लाज्मा सेल, ठीक है। वह दूसरी बनाएगी ये मेमोरी बी सेल में विभेदित हो जाती है। तो ये जो बी लिम्फोसाइट है ये सक्रिय होकर क्या किस में बदल जाती है, एक तो प्लाज्मा सेल और एक होती है मेमोरी बी सेल। देखो ये प्लाज्मा सेल तो क्या करती है, ये तो बनाएगी एंटीबॉडी। ये देखो इसका तो काम ही है, मतलब ये एक तरह की बी लिम्फोसाइट है प्लाज्मा सेल। तो ये तो क्या बना देगी, कोई रोगाणु प्रवेश कर गया तो उसके विरुद्ध एंटीबॉडी बनाएगी। जबकि जो ये मेमोरी बी सेल है ये क्या करती है, भविष्य के लिए मेमोरी, देखो इसका नाम ही मेमोरी है, तो भविष्य के लिए याददाश्त स्थापित कर लेती है। स्थापित करना मतलब फ्यूचर के लिए याददाश्त स्थापित कर लेगी, किसके प्रति, उस रोगाणु के प्रति। ये उस रोगाणु को याद कर लेगी और इस रोगाणु के प्रति एंटीबॉडी का निर्माण प्लाज्मा सेल किया जाएगा। तो प्लाज्मा सेल और मेमोरी बी सेल ये दोनों बी लिम्फोसाइट के ही रूप होते हैं। देखो ये महत्वपूर्ण इस बी लिम्फोसाइट के बारे में बात है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो बी लिम्फोसाइट्स होती है तो आपको ये याद रखना है कि हमारी जो बी लिम्फोसाइट्स होती है वो एंटीबॉडी का निर्माण करके उन रोगाणुओं को नष्ट करती है। और इसका बी लिम्फोसाइट नाम है वो वर्षा फेब्रिसिस जो बर्ड्स में होता है उसमें खोज के कारण इसका नाम पड़ा है। इसकी बोन मेरो में भी आता है लेकिन इसका नाम बोन मेरो पे नहीं दिया गया है। अब ये देखो कैसे काम करती है वो और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा हम, कि जो बी लिम्फोसाइट्स है, जैसे मान लीजिए कोई भी रोगाणु प्रवेश करता है तो ये जो बी
बी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट्स, और बी लिम्फोसाइट्स की भी कौन सी सेल, जो प्लाज्मा सेल है। प्लाज्मा सेल ये क्या करती है, ये एंटीबॉडी का निर्माण करती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है। तो ये एंटीबॉडी है वो या तो चला जाएगा ब्लड के अंदर, और या चला जाएगा जो लिम्फ होता है लसिका के अंदर चला जाएगा, और ये जो में पहुंच जाएगी। तो ये जो एंटीबॉडी बनी ये ब्लड या लिम्फ में पहुंच गई, और इनके साथ ये उस जो एंटीजन है या रोगाणु से क्रिया करेगी। तो फिर ये जो ब्लड के साथ जो एंटीबॉडी गई, वो एंटीजन या जो रोगाणु है, उस रोगाणु के साथ इसकी जो क्रिया होगी वो ब्लड के अंदर ही होगी। तो ये चूंकि अपनी एंटीबॉडी ब्लड या लसिका के द्वारा भेज रही है, और ब्लड या लसिका में ही उस एंटीजन या रोगाणु के साथ क्रिया होगी, तो इस तरह की जो प्रतिरक्षा है वो देखो तरल, इसको हम कहेंगे तरल, या इसको एक नाम और है संचारी, तरल या संचारी माध्यित प्रतिरक्षा, इसको तरल या संचारी माध्यित प्रतिरक्षा कहेंगे। ये इसको हम कहते हैं हुमोरल मीडिएटेड हमारी इम्यूनिटी। तो ये हमारी तरल या संचारी यथार्थ एंटीबॉडी बनाई, और वो एंटीबॉडी ब्लड के साथ लिम्फ के साथ चली गई, और फिर रोगाणु के साथ ब्लड या लसिका में ही उस रोगाणु के साथ अंतःक्रिया करेगी एंटीबॉडी। क्योंकि तरल के साथ ये क्रिया कर रही है तो इसको तरल या संचारी माध्यित प्रतिरक्षा, या इसका एक नाम और है, हम इसको एंटीबॉडी मीडिएटेड प्रतिरक्षा भी कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं। एंटीबॉडी मीडिएटेड का मतलब है एंटीबॉडी उस रोगाणु को ख़त्म करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी बी लिम्फोसाइट है वो हमारी तरल संचारी माध्यित प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी होती है। तो ये तो आज के इस वीडियो में केवल हमने बी लिम्फोसाइट्स को पढ़ा है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारे जो टी लिम्फोसाइट्स है उसके बारे में।